भाई आप इधर देख लो, ग्रीन शर्ट, उधर जाने का दिल चाह रहा है। अच्छा, पेज नंबर 87। कल हमने जाते जाते ये पढ़ा था, आ जाओ सेकंड रो में। कल हमने जाते जाते ये पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय है, उसने नौकरी शुरू करनी है और वो एम्प्लॉय नौकरी करने के लिए मान नहीं रहा, यानी एम्प्लॉयर उसे ऑफर दे भी रहा है। फर्स्ट रो में आ जाए, एम्प्लॉयर लास्ट रो में बैठ जाए। अच्छा, कल हमने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉय, इधर देख लें, एम्प्लॉय नौकरी करने के लिए मान नहीं रहा, एम्प्लॉयर ने उसको पैसे दिए और फिर वो एम्प्लॉय नौकरी करने के लिए मान गया है। तो ये पैसे हमने कहा था एम्प्लॉय की कौन सी इनकम में जाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कोई शर्त लगाए। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली, फिर भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, जो आज चीजें होंगी वो आपको समझ आएंगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए शर्त लगाए कि एम्प्लॉय तुम जो है वो मेरे पास नौकरी करो, उसके लिए ये कंडीशन है। वेट करें, एंड पे जाएं, एंड पे जाएं, टाइम पे आया करें। भाई आप चारों में उठो, आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, नजर आता रहेगा। नहीं नहीं, उधर पिछली रो खाली करवा रहा हूं मैं। इधर 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 ना बैठे ना, जगह तंग हो जाएगी। इधर ना बैठे, जगह तंग हो जाएगी। सेकंड रो में मैं कह रहा हूं, उधर पीछे चले जाएं। हाँ, तो कल से टाइम पे आया करें। आगे आ जाओ भाई, थर्ड रो में भी जगह बन गई है, आगे आ जाओ एक बंदा। और ये फिफ्थ में भी बनवा सकते हैं एक भाई से कह के, अगर थोड़ा सा जगह बन। नहीं चलो ठीक है, इधर आ जाओ। देख लो, सेकंड वाला से पूछ लो, कोई है? बैग आगे रखो जरा, जब नजर आने में इशू हुआ तो मुझे बताना। हाँ, आप खामोश, लास्ट क्या इशू? खामोश, क्या हो गया? अच्छा, पॉइंट 2, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से ये कहा कि मोहतरम आप अब नौकरी में तो आ गए हो, आपने 5 साल हमें छोड़ के नहीं जाना। एम्प्लॉय ने कहा एम्प्लॉयर को, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे क्या, मैं तेरे जैसे कईयों को छोड़ के जा सकता हूं? तो एम्प्लॉयर ने कहा तमीज से बात करो। एम्प्लॉय ने कहा मेरी यही तमीज है। अच्छा, तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा कि भाईजान मैं तो कभी भी छोड़ के जा सकता हूं। तो एम्प्लॉयर ने कहा मोहतरम आप हमारे पास 5 साल रुको, हम आपको कोई 8-9 लाख रुपए दे देते हैं, तो खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, हमें 5 साल तक छोड़ के ना जाना। तो इसको कल हमने कहा था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से एक बॉन्ड साइन करवा लिया। तो ये जो पैसे एम्प्लॉय को मिले हैं, ये भी एम्प्लॉय की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। पढ़ें जी, अमाउंट रिसीव्ड, एम्प्लॉय को जो पैसे मिले बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग इनटू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस टू दोज कंडीशन। एम्प्लॉय एक कंडीशन पे मान गया या उन कंडीशन की चेंजेस पे मान गया। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि मोहतरम आपने 5 साल का मुआहिदा तो कर लिया, आप 5 साल हमें छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 साल और भी छोड़ के ना जाओ। तो एम्प्लॉय ने कहा भाई ये तो आप कंडीशन चेंज करें, इसके तो आपने पैसे नहीं लगाए थे, पैसे तो आपने जो है वो 5 सालों के 9 लाख लगाए थे, तो इसके लिए मैं 2 लाख और लूंगा। तो एम्प्लॉय ने कहा ले यार 2 लाख और, लेकिन 1 साल हमें और छोड़ के ना जाए। तो एम्प्लॉय ने कहा मैं आपका खादिम, कोई मसला नहीं, 2 लाख पहले मुझे जमा करा दें। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर कोई कंडीशन लगा दे या लगाई हुई कंडीशन को क्या कर दे? चेंज कर दे। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉय के साथ क्या किया जाएगा? बोले 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 बोले, जो भी एम्प्लॉय को पैसे मिलेंगे वो उसकी किस में ऐड हो जाएंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड। अच्छा, पॉइंट 2 और 5 एक जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। पॉइंट 5 में क्या कह रहे हैं वो, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर ने शर्त लगाई, जिसे ऊपर नाम दिया था हमने कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इधर नाम देने लगे रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट। रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट का मतलब है कड़ी शर्त, कड़ी पकौड़ा नहीं, कड़ी शर्त। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि मोहतरम आप जो है 2 साल तक हम आपको गुजरांवाला के लिए भेज रहे हैं, और आपने 2 साल तक गुजरांवाला से निकलने की बात भी नहीं करनी, आपने 2 साल तक गुजरांवाला ही रहना है। ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर शर्त लगा दी।
अब एम्प्लॉय बेचारा कहता है नहीं भाईजान मैंने गुजरांवाला नहीं रहना, मैं चिड़े नहीं खा सकता, मैं चिड़े बहुत ज्यादा नहीं खाता, मैं ये वो कर करके एम्प्लॉय ने इधर उधर की बातें की। एम्प्लॉय ने कहा ये पकड़ 3 लाख। एम्प्लॉय ने कहा चिड़े क्या, मैं तो चिड़ों के बच्चे भी खा लूंगा, आप मुझे भेज दें गुजरांवाला, थोड़े से बाद गुजरात भेज दीजिएगा, उसके लिए अलग पैसे लूंगा। अच्छा, तो अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय पे क्या लगाई है शर्त, कौन सी वाली, कड़ी वाली शर्त लगाई है। तो जो भी पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो एम्प्लॉय के किस में ऐड हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू अ कड़ी शर्त। ये कड़ी शर्त पुराना एम्प्लॉयर भी लगा सकता था, ये कड़ी शर्त अभी वाला एम्प्लॉयर भी लगा सकता है, और ये कड़ी शर्त फ्यूचर एम्प्लॉयर भी लगा सकता है। मिसाल के तौर पे आप जिस एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हैं उसने कड़ी शर्त लगाई और उसने पैसे दे दिए, ये तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। मिसाल के तौर पे ये कड़ी शर्त पुरानी एम्प्लॉयर ने लगाई थी कि तुम 2 साल तक गुजरांवाला लाओ तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ये 2 साल गुजरांवाला लेके कहीं और नौकरी करने चला गया, तो एम्प्लॉयर ने कहा तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी, मैं भी अब तुम्हें पैसे दे देता हूं। अब ये मेरा पुराना एम्प्लॉयर पैसे दे रहा होगा, और ये कड़ी शर्त के पैसे नया वाला एम्प्लॉयर भी दे सकता है। मिसाल के तौर पे किसी नए एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं तुम्हें 3 साल तक पेशावर भेजने लगा हूं, तुमने वहां से कहीं भी नहीं जाना, अगर तुम इस बात में मानते हो तो मेरे पास नौकरी करने आओ। उसने कहा पैसे मैं अभी लूंगा, उसके बाद मैं 3 साल आपका वहां रहने का वादा करूंगा। तो ये पैसे पुराने एम्प्लॉयर भी दे सकता है, अभी वाला एम्प्लॉयर भी दे सकता है, और फ्यूचर एम्प्लॉयर भी दे सकता है। पैसे पैसे हैं, और ये किस साइड में जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। पॉइंट 1 और 3 आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है। 2 और 5 तो मैंने कहा था सेम है, 1 और 3 आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पॉइंट 1 में क्या कह रहा था, खुदा के लिए मेरे पास नौकरी कर ले, मैं तेरी मिन्नत कर रहा हूं, मेरे पास नौकरी कर ले, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, मेरे पास नौकरी कर ले। और एम्प्लॉय मान नहीं रहा था, एम्प्लॉयर ने पैसे देके मना लिया था। पॉइंट 3 में उल्टी बात है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा खुदा के लिए निकल जा, चला जा, गेट आउट, कल से नजर ना आई। एम्प्लॉय अगले दिन फिर आया हुआ था, सर मैं आपको नहीं छोड़ के जा सकता, सर आई एम वेरी लॉयल, जान दे दूंगा, यहां से नहीं जाऊंगा सर। अब एम्प्लॉयर ने बंदे बंदे डाल के इसको निकाला, फिर अगले दिन आ गया, सर मैंने काम करना है। अब एम्प्लॉयर बेचारा परेशान है कि मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं। तो तरीका तो एम्प्लॉयर को आपको पता आता है, एम्प्लॉय की तबीयत को उसे पता चल चुका है। तो एम्प्लॉयर ने उसे जो है वो कुछ खुशबू संगाई, तो एम्प्लॉय ने कहा मैं तैयार हूं जाने के लिए, ठीक है जरा खुशबू की क्वांटिटी बता दो कितनी है। तो 2 तोले नहीं, उसने कहा जी ये 6 लाख रुपए है, ये पकड़ो और खुदा के लिए मेरी जान छोड़ के जाओ, आज के बाद मुझे नजर ना आना। एम्प्लॉय ने कहा आपके बच्चों को, आपके बड़ों को भी कभी नजर नहीं आऊंगा। पॉइंट नंबर 3, पंगे खुद ले रहे आप तू, मैं जवाब दूंगा तो। पॉइंट 3, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन छोड़ के जा रहे हैं नौकरी, इधर 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 अटेंटिव रहे, इधर 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 अटेंटिव रहे, बात नहीं इधर सब नजर आ रहा होता है। ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, कौन नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जा रहा है। इसमें एम्प्लॉयर उसे कंपनसेट कर रहा है, किस लिए कंपनसेट कर रहा है, फॉर रिडंडेंट, रिडंडेंट होता है फारग करना नौकरी से, रिडंडेंट होता है फारग करना, उसे फारग करे नौकरी से, या उसकी लगी लगाई नौकरी छीन रहे, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी छीन रहे। और जाते हुए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से सोने का हाथ मिला रहा है, सोने का हाथ मिलाने का मतलब ये होता है उसे अच्छे खासे पैसे दे रहा है, गोल्डन हैंड शेक, सोने का हाथ मिला रहा है एम्प्लॉयर, उसे अच्छे खासे पैसे दे रहे जाते हुए। तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दे, तो नौकरी से निकालने के वक्त के जितने पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो एम्प्लॉय की किस इनकम ऐड होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड होंगे। ओके, एक अरेंजमेंट हमने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड, वो ये अरेंजमेंट होता है कि इसमें फोर्स्ड सेविंग टाइप होती है। इसमें 2 लोग पैसे डालते हैं, इसमें एक पैसे डालते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे कौन पैसे डालते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के अरेंजमेंट में होता यह है कि हर साल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर थोड़े 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 पैसे एक बास्केट में डालते रहते हैं, ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा हो तो ये बास्केट जो है वो उबल के पैसे से बाहर आ रहे हो, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर ये नौकरी छोड़ते हुए ये पैसे दे दे। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड के अरेंजमेंट में कुछ पैसे एम्प्लॉय डालेगा बास्केट में, और कुछ पैसे कौन डालेगा, एम्प्लॉयर डालेगा। अब सवाल ये राइज होगा कि जो एम्प्लॉय पैसे डाल रहा है और जो एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है, इस पर टैक्स कैसे लगेगा। तो जवाब उसका यह है कि नंबर 1, एम्प्लॉय की तनख्वाह फर्ज करें 1 लाख रुपया, तो 1 लाख में से 5,000 रुपए एम्प्लॉय ने इस बास्केट में डाल दिया। जब 1 लाख में से 5,000 एम्प्लॉय ने इस बास्केट में डाल दिया, तो कल की क्लास जिन्होंने ली थी, ये सीए को सीरियसली ले लें, वरना जब वो सीरियस लेता तो फिर आप सीरियस हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते भी नहीं है। तो ये प्लीज खुदा के लिए सीरियसली ले लें, रोजाना आया करें, क्लास ना छोड़ा करें, और साथ साथ टेस्ट दिया करें। पता नहीं अजीब अजीब लोग आ रहे हैं आजकल दुनिया में, कभी छुट्टी कर रहे होते हैं, कभी टेस्ट छोड़े होते हैं। अच्छा, तो 1 लाख रुपया एम्प्लॉय की तनख्वाह है, और एम्प्लॉय ने यह कहा कि मैं 5,000 रुपया फोरगो कर देता हूं, छोड़ देता हूं, और एम्प्लॉय ने कहा मैं इस बास्केट में 5,000 रुपया जमा करवा दूंगा। तो एम्प्लॉय जो 5,000 इस बास्केट में जमा करवाएगा, तो मैंने ये कहा था कि ज्यूम करेंगे एम्प्लॉय को लाख पूरा मिल गया, और एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में कितना ऐड होगा, 1 लाख या 95,000, 1 लाख ऐड होगा, क्योंकि हमने ज्यूम किया था सैलरी की रिसीव्ड की डेफिनेशन में इसको डाल दिया था। 95,000 घर लेके गया और 5,000 उसको मिल गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, वो अलग होकर रख दिया, अप्लाइड ऑन बिहाफ का लफ्ज पड़ा था, उसके बिहाफ पे हमने अलग करके रख दिया। टोटल कितना बना, 1 लाख। तो ये 1 लाख इसकी सैलरी इनकम ऐड हो जाएगा, उसमें 95 इसका वो भी होगा जो घर लेके गया, और 5,000 वो भी होगा जो प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा करवा दिया गया।
अब जब साल का एंड आएगा तो एम्प्लॉय के 5,000 जरा 12, 60,000 रुपए एम्प्लॉय के इस बास्केट में पड़े होंगे। इसी तरह एम्प्लॉयर भी तोहफे के तौर पे 5,000 रुपए डालेगा, ये लाख रुपए की तनख्वाह के अलावा होंगे। एम्प्लॉयर भी 5,000 रुपया हर साल जो है वो इस बास्केट में डालता रहेगा। तो जब साल का एंड आएगा तो इस बास्केट में 60,000 रुपए पड़े होंगे जो एम्प्लॉय ने पैसे डाले हैं, और 60,000 रुपए पड़े होंगे जो एम्प्लॉयर ने पैसे डाले हैं। अब हर साल इसी तरह एम्प्लॉयर पैसे डालते रहेंगे, हत्ता कि जब 10 साल गुजर जाएंगे तो 10 साल जरब 60,000, 6 लाख रुपए इस बास्केट में एम्प्लॉय का पड़ा होगा, और 6 लाख रुपए इस बास्केट में किसका पड़ा होगा? एम्प्लॉयर का, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को देना है। अब उसमें से जो एम्प्लॉय का 6 लाख पड़ा होगा वो तो वही है जो इसने हर महीने की तनख्वाह से कटवा के रखवाया है। तो एम्प्लॉय का तो ऑलरेडी सैलरी में ऐड हो चुका है, क्योंकि कल हमने कहा था एम्प्लॉय जो पैसे प्रोविडेंट फंड में रखवाता है वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो एम्प्लॉय के पैसे तो ऑलरेडी टैक्स्ड है, उसमें तो कोई मसला नहीं। मसला किसके पैसों के? जो इसे तोहफतन मिले 1 लाख के ऊपर, वो किसकी तरफ से मिले? वो जो 5,000 है, 5,000 करके साल में 60,000 बना था और 10 साल में 6 लाख बना था। वो 6 लाख जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इस बास्केट में पड़ा हुआ है, दैट विल बी टैक्स्ड। जब रिटायरमेंट के वक्त इसको ये बास्केट पकड़ाई जाएगी और इस बास्केट में 12 लाख पड़ा होगा, और इस बास्केट के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो लाल रेशम का रुमाल डाल के जो है वो इसको देगा, ले भाई घर ले जा, झाती ना मारी, ये झाती मारने की जगह मैंने घर के लिए रखी हुई है तेरे लिए। तो अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो है वो ये पैसे दे देगा। इसमें से कितने पे टैक्स लगेगा? सिर्फ 6 लाख पे, जो किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है? क्योंकि एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन पे ऑलरेडी क्या लग चुका है? टैक्स लग चुका है। किसमें? इनकम फ्रॉम सैलरी में। पढ़े पॉइंट 4, पैसे किससे मिले? फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड। पैसे मिले फ्रॉम ए प्रोविडेंट और अदर फंड। अगर ये पैसे एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की रीपेमेंट नहीं है तो फिर ये किसके पैसे हैं? एम्प्लॉयर के। अगर ये पैसे एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की रीपेमेंट नहीं है तो फिर ये किसके पैसे हैं? एम्प्लॉयर ने जो डाले हुए थे। इसको आसान कर लें इंग्लिश को। इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर ये किसकी कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉयर की। निकला एंड पे जाने दें, फिर टाइम पे आया करें कल से, या फिर लास्ट रूम में बैठते जैसे भी क्लास में आना। जी भाई सेम है, मैंने कहा 2 और 5 सेम है, कोई फर्क नहीं है। नहीं ये अच्छा, ये मैं बताता हूँ। ओके, तो बता दें किस चीज को इनकम में नहीं डालना। प्रोविडेंट फंड से वो पैसे मिले जो कि क्या नहीं है? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर क्या है वो? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो इस बात का मतलब है एम्प्लॉयर, वैसे बहरहाल इसके ना हमने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तो बात ज्यादा क्लियर होगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। बास्केट में वो वाले पैसों पे टैक्स लगेगा जो किसने कंट्रीब्यूट किए हुए हैं? एम्प्लॉयर ने। इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब है इट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, पहली लाइन पढ़ी, इसका क्या मतलब है? देख लें एक दफा, बच्चे से बैठे हैं। ओके, अच्छा ये जो पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है ताहिर, ये जो पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा तुम 5 साल नौकरी छोड़ के ना जाओ, मैं तुम्हें 9 लाख रुपए देता हूं। ये पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उस महीने की तनख्वाह के अलावा तोहफे के तौर पे देगा या फिर उस महीने की तनख्वाह काट लेगा और फिर पैसे देगा? मर्जी एम्प्लॉयर की। ये जितनी अमाउंट्स हैं याद रखिएगा एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट्स में से बांटता है। ये जितनी अमाउंट्स हैं याद रखिएगा एम्प्लॉयर कहां से बांटता है? अपने प्रॉफिट्स में से बांटता है। अच्छा, ये इन प्लेस ऑफ सैलरी भी हो सकती हैं
और ये इन एडिशन टू सैलरी भी हो सकती है। इन प्लेस ऑफ सैलरी का क्या मतलब है? ये दो चीजें मैंने इसको देनी है, अब मैं इसको सिर्फ ये चीज दे दूं तो इन प्लेस ऑफ दिस होगा, क्लियर? और ये भी चीज दे दूं, ये भी चीज दे दूं, ये होगा इन एडिशन टू। तो अब बता दें, ये जो पैसे दे रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तोहफे के तौर पे, ये पैसे वैसे हर साल मिला करेंगे या कभी कभी मिला करेंगे? जब कभी नौकरी करने आएगा ये पैसे तब मिलेंगे, जब कोई शर्त लगानी होगी ये पैसे तब मिलेंगे, जब कोई शर्त लगानी होगी ये पैसे तब मिलेंगे, जब नौकरी से निकालना होगा ये पैसे तब मिलेंगे, जब रिटायर होना होगा ये पैसे तब मिलेंगे। ये पैसे कभी कभी मिलेंगे या हर महीने मिला करेंगे? अब अगर हर महीने वाले पैसे भी मिले और ये भी मिले तो लॉ मेकर कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप हर महीने वाले पैसे थोड़ा सा रोक लें इसके 1-2 महीने के और उसकी जगह किसी को बड़ी पेमेंट कर दें। कहते हैं वो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू एम्प्लॉयर, जैसे मर्जी आप करो। ये पैसे आप कैसे दे सकते हैं, किस फॉर्म में? इन एडिशन टू सैलरी दे दें, सैलरी भी दें, ये पैसे भी दें, कोई मसला नहीं, या इन प्लेस ऑफ। इन लिeu ऑफ का क्या मतलब है? इन प्लेस ऑफ, या सैलरी के बजाय दे दें फिर आप। अच्छा, पेंशन रिटायरमेंट के वक्त मिलती है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है? रिटायरमेंट के बाद। पेंशन का एक और नाम क्या है? एनओटी। बहरहाल पेंशन के बारे में डिटेल से हमने आने वाले दिनों में पढ़ना है, इसलिए बस इसको यहीं तक छोड़ दें। और एक और सेक्शन हम पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन? 14। अच्छा, इसको भी मैं पेंडिंग कर रहा हूं, पॉइंट 3 को, पेज नंबर 88, पॉइंट 3 को भी मैं छोड़ रहा हूं, पेज 89। जी भाईजान, एम्प्लॉय दफ्तर में आता है नौकरी करने के लिए, कोई खर्चा करता होगा, खर्चा इसके लिए क्या? ठीक है, पेट्रोल का खर्चा करता होगा या मेट्रो बस पे आता होगा, ठीक है। और जी, लंच करता होगा इधर आके, ठीक है। दूसरे मंगवा रहे होते होंगे शर्मा शर्मी, ये भी फिर कहता होगा मैं भी कुछ बाहर से मंगवा लेता हूं, ठीक है। और नहा धो के साबुन की कॉस्ट डाल दी इन्होंने, ठीक है जी। और कपड़े प्रेस कर कलस वो, हाँ, तो कपड़े प्रेस करवाता होगा, ठीक है। और जूते पॉलिश करवाता होगा, अपने दांतों तक पहुंच जाने। तो एम्प्लॉई अगर घर बैठा हो तो शायद वो खर्चे ना करे संडे के दिन जो मंडे के दिन करे, आने का खर्चा, यहां खाने का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा। तो सैलरी का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें लॉ मेकर कहते हैं कोई खर्चे माइनस करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में खर्चे माइनस हो सकते हैं, कैपिटल गेन में खर्चे माइनस हो सकते हैं, अदर सोर्स में खर्चे माइनस हो सकते हैं, बिजनेस में खर्चे माइनस हो सकते हैं, लेकिन सैलरी का चैप्टर ऐसा वाहिद चैप्टर है जो कहता है खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो जैसे कोई खर्चा आएगा सैलरी के चैप्टर में, लॉ मेकर कहेगा हाँ ये खर्चा माइनस नहीं कर सकते, ऐसा हाँ करें कि 7 वाले तक पहुंच जाइए। नो खर्चा माइनस करने की इजाजत है फॉर द खर्चा पेड बाय एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी कमाने के लिए अगर आपने किसी भी किस्म का खर्चा किया तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सैलरी एम्प्लॉयर दे सकते हैं एम्प्लॉय को? तो एम्प्लॉयर ही देता है, और कौन देता है? सैलरी एम्प्लॉयर दे सकते हैं एम्प्लॉय को? एम्प्लॉयर का जानने वाला दे सकता है एम्प्लॉय को सैलरी? बिल्कुल, वो भी दे सकता है। कोई थर्ड पार्टी दे सकती है एम्प्लॉय को सैलरी? जी वो भी दे सकते हैं। पीटीसीएल ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 10 महीने की। पीटीसीएल ने यूफोन के शेयर खरीदे हुए हैं, इसलिए पीटीसीएल और यूफोन आपस में जानने वाले हैं, ये हमने पढ़ा था एसोसिएट की डेफिनेशन में। तो यूफोन ने कहा ये एम्प्लॉय हमें 1 महीने के लिए दे दो, बड़ा जरूरी काम करवाना है। तो पीटीसीएल ने यूफोन एम्प्लॉय भेजा, तो यूफोन कौन होगा? एम्प्लॉयर का जानने वाला। तो यूफोन ने एम्प्लॉय को तनख्वाह दी, ये एम्प्लॉय है, यूफोन ने एम्प्लॉय को तनख्वाह दी। या फिर नेशनल असेंबली से फोन आया शहबाज शरीफ का कि भाईजान 1 महीने के लिए सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें चाहिए, तो इसको जरा हमारे पास भेज दो, महीने इसमें हमने काम लेना है। तो इसको सैलरी उन्होंने दे दी। तो एम्प्लॉय को सैलरी कौन दे सकता है? एम्प्लॉय को सैलरी एम्प्लॉयर दे सकते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी एम्प्लॉयर का जानने वाला दे सकता है, एम्प्लॉय को सैलरी कोई थर्ड पार्टी दे सकते हैं, जो मर्जी दें। ये सारी की सारी सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगी, और एम्प्लॉय को कहेंगे उठ उठ जिगर हिम्मत कर, उठ 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 उठ, बैठा क्यों है, उठ हिम्मत कर, और ये सारी की सारी 12 महीने की सैलरी तेरी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगी। An amount shall be assumed as received by an employee. Assume कर लिया जाएगा एक अमाउंट एम्प्लॉय ने रिसीव की है, whether it is paid by employee's employer, तुम्हारा एम्प्लॉयर दे दे, एम्प्लॉयर का जानने वाला दे दे, या कोई थर्ड पार्टी दे दे, अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉयर। तो कितने लोग तनख्वाह दे सकते हैं? ये 3 लोग तनख्वाह दे सकते हैं। मे बी पेड बाय एम्प्लॉयर, मे बी पेड बाय एम्प्लॉयर्स एसोसिएट्स, मे बी पेड बाय अ थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी को उसको देखिए वो इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड करना। नहीं, बस वो थर्ड पार्टी उसी से रिक्वेस्ट करेगी कि यार हमें ज़रा जरूरत है, तो वो बस वो एम्प्लॉयर से इजाजत लेके जा रहा है, उसी नेचर का काम होगा कोई। ओके, तनख्वाह किस किस से मिल सकती है? पुराने एम्प्लॉयर से मिल सकती है। नौकरी छोड़ के चले जाए, पुराना एम्प्लॉयर आपको कोई तनख्वाह दे सकते हैं, बिल्कुल कोई पुरानी तनख्वाह पेंडिंग हो दे सकता है। तनख्वाह फ्यूचर एम्प्लॉयर से मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तनख्वाह पुराने एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है और तनख्वाह फ्यूचर एम्प्लॉयर से भी मिल सकती है। क्लियर? ओके, अच्छा, ये था तनख्वाह देने वाला कौन है, बाय। अब हम पढ़ने लगे हैं तनख्वाह लेने वाला कौन है। किसको तनख्वाह मिल सकती है? एम्प्लॉय को तनख्वाह मिल सकती है। एम्प्लॉय बीमार हो, एम्प्लॉय अपने बेटे को भेज सकते हैं तनख्वाह लेने के लिए, और एम्प्लॉय बीमार हो और एम्प्लॉय का बेटा पेपर देने गया हो सीए के, तो एम्प्लॉय अपने दोस्त को भेज सकते हैं तनख्वाह लेने के लिए। तो एम्प्लॉय कितने लोगों को तनख्वाह कितने लोगों को मिल सकती है? 3 लोगों को। एम्प्लॉय को मिल सकती है, एम्प्लॉय के जानने वाले को मिल सकती है, या किसी थर्ड पार्टी को मिल सकती है। अगर एम्प्लॉय कह दे तो तनख्वाह किस किस को मिल सकती है? टू द एम्प्लॉय, टू एन एसोसिएट ऑफ द, और टू अ थर्ड पार्टी अंडर एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय। तो भाईजान तनख्वाह 3 लोगों को मिल सकती है, टू द एम्प्लॉय, टू द एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉय, टू अ थर्ड पार्टी। चलें जी, पॉइंट 6 अगले सफे पे आ जाए, इसका न्यूमेरिकल करना है। Mr. Azhar is an employee of an ABC company. Azhar employee है ABC कंपनी का। He has provided the following details. अगला सफा for tax year 2011। बेसिक सैलरी कितनी है जी? बैग में देखो मार्कर, नहीं बड़ी वाली जेबों में। Azhar is an employee of ABC company. Azhar employee है ABC कंपनी का। He has provided the following details for tax year 2011। बेसिक सैलरी कितनी है जी? 40,000। महंगाई अलाउंस 2,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ। ही रिटायर्ड ऑन अप्रैल 30, 2011। कितने महीने नौकरी की? कितने महीने नौकरी की? 10 महीने नौकरी की। जुलाई का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 महीने नौकरी की। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज 9,50,000। बस यहां पे रुक जाए। चलें जी, वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। कसम खाई हुई है, रजिस्टर ना निकालने की, रजिस्टर निकाल लें। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। जी बोलें। बेसिक सैलरी कितने महीने? 10 महीने। क्या जवाब आया? मैं खुद कर लेता हूं, छोड़े। जी, और कौन सा अलाउंस? डियरनेस अलाउंस। बोले तो 2,000। मैं क्यों तुम्हें 2,000 जी? 2,000 जरा 10 मैं कर लेता हूं ना मैं कर लेता हूं। आगे हाउस रेंट अलाउंस 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 20,000। जरब 10 या जरबे 10? मैं क्यों तुम्हें 2 लाख? 2 लाख आ गया जी। क्लियर? गोल्डन हैंडशेक के पैसे मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट इज 9,50,000। बस आप आ जाया करें। गोल्डन हैंडशेक 9 लाख। वेट करेंगे, कोई बताएगा। 15700000। कितना करें? सांस तो लेने दिया करें, फिर ही चीजें पता चलें। सांस क्यों ले रहे हैं? जो कैलकुलेटर पकड़े। ओके, किसी तरह रोजाना आए सीए में, बस ये किसी तरह कर लें आप, और रोजाना पढ़ें। ये जो कभी आना कभी ना आना, कभी आना ही ना और कभी फिर आ जाना शक्ल दिखाने, ये चक्कर नहीं चलेंगे सीए में। आई के प्रेसिडेंट आपके घर भेजना पड़ेगा। बोली भाई मुझे लग रहा है आज आप लेट आए हैं, अगर लेट आए हैं तो हाथ खड़ा कर दें, नहीं लेट आए तो हाथ ना खड़ा करें। ठीक है, टाइम पे आए। ओके, बहरहाल सवा 9 आप यहाँ नहीं थे, ये मुझे पता है। अच्छा जी, चलें। अब इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिजनेस है कोई, कैपिटल गेन है कोई, अदर सोर्स है कोई, प्रॉपर्टी है कोई। सॉल्व करें जी, वर्किंग हो गई। मेन सोल्यूशन आंसर.com।
इनकम फ्रॉम सैलरी 1570,000, यही मेरी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम। नहीं मैं कर लेता हूं कैलकुलेट। 1570,000, इसका 75% लेंगे, कैलकुलेटर पकड़े, साथ हो लेगा, कैलकुलेटर साथ हो लेगा, जल्दी पकड़ लेंगे, कैलकुलेटर पकड़े, 75%, जल्दी 75%। क्या आ रहा है, सैलरी उससे ज्यादा या सैलरी उससे कम है? खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। सैलरी उससे क्या है, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा है तो टेबल 2 लगाएं। भाई क्या हो गया यहीं पे आप क्या कर रहे हैं, टैक्स निकालें, टैक्स। टेबल याद है ना तुझे, कौन सा लगानी है, टेबल याद है ना। तो सैलरी कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा आ रही है तो कौन सा टेबल लगेगा, टेबल 2। कम आ रही है तो 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा आ रही है। जी बताएं। अच्छा टेबल देखना भी सीख लें आज, टेबल देखना भी सीख लें। ये है भाई 1570,000, इसको ढूंढना होता है टेबल में कभी साइड पे। अच्छा इसको आपने ढूंढना है 1570,000, 1570,000 यहां आता है, तो 12 लाख और 18 लाख के दरमियान में आ रहा है 1570,000। अब आपने करना ये होता है कि 30,000 को एज इट इज आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना होता है, फिर आपने प्लस का साइन लगाना होता है, प्लस का साइन, फिर 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से अमाउंट कितनी बढ़ गई है, 12 लाख से अमाउंट बढ़ रही है 3,70,000, तो कैलकुलेटर पे लिखा है 3,70,000, मल्टीप्लाई किया 10% से, जमा किया उसमें 30,000, इज इक्वल टू का बटन दबाया, एक चीज बाहर आएगी 67,000। चलिए नोट कर लें 67,000। ईद वाले कपड़े पहन के आए हो, पक्की बात था, ईद वाले नहीं, ईद वाले कब पहन के आओगे, जुमे को, बड़ी ईद पे जुमे। ये तू क्या करूं तेरा, रोजाना लेट आता है, क्या करूं तेरा, ता कुछ ना करें। ये तो फिर वालिदैन समझ रहे होंगे बच्चे को हमने सीए में डाला हुआ है और क्लास में रोजाना लेने जा रहा है। अम्मी अबू को शिकायत लगा दूं, चलो एक काम करो, कल अम्मी अबू को लेके आना, ये वाला काम शुरू कर दें कॉलेज में। नहीं ये काम शुरू कर देते कॉलेज में, कल पेरेंट्स को लेके आइएगा, सफा दे दूं, साइन करवा के लाना है पेरेंट्स से, आते हैं अबू के साइन। अच्छा ओके चलें जी। अच्छा इसमें ये जो गोल्डन हैंडशेक है ना, ये ब्लू मार्कर है, शायद लास्ट रो में नजर ना आ रहा हो, इसलिए मैं जरा गड़ा करके लिख रहा हूं, फिर भी नजर नहीं आएगा। ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे, ट्रीट गोल्डन हैंडशेक इन नॉर्मल वे। नॉर्मल वे का क्या मतलब है, कुछ अजीब सा किया गोल्डन हैंडशेक के पैसों के साथ, या नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट किए, नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया। असल में गोल्डन हैंडशेक के अंदर एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि आप गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक में डाल दें। अभी तो मैंने नॉर्मल रिजीम में डाला है, नॉर्मल रिजीम का मतलब होता है टेबल 1 या 2 में से कोई टेबल लगेगा। अब मैं ट्रीट करने लगा हूं गोल्डन हैंडशेक को एज सेपरेट ब्लॉक, अब मैं ट्रीट करने लगा हूं गोल्डन हैंडशेक को एज सेपरेट ब्लॉक। अच्छा जी मुझे बताएं इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है गोल्डन हैंडशेक डाल के, गोल्डन हैंडशेक डाल के इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 1570,000। इसमें से माइनस कर दें गोल्डन हैंडशेक जिसे मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, सेपरेट ब्लॉक बनाना चाह रहा हूं, देख रहे हैं इधर, जिसे मैं सेपरेट ब्लॉक बनाना चाह रहा हूं। कितनी है गोल्डन हैंडशेक, 9,50,000 जी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई रिवाइज्ड, यानी दोबारा इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, कितनी 620,000। क्लियर। अब आप मुझे ये बताएं कि इन साहब की कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सारे अंडे इकट्ठे हो गए, 4 हो गए, तो ये सारी की सारी 0। अब मुझे बताएं इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, इन दोनों को जमा करके यही आ रहा है कसम से। ओके गा चेक कर, 6,20,000। कैलकुलेटर पकड़े, ऑन का बटन दबाएं, 6,20,000 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 75% करें, कितना आया, 4 लाख। भाईजान आपने इस सैलरी से कंपेयर नहीं करना क्योंकि ये इसमें सेपरेट ब्लॉक भी पड़ी हुई है। अब आपने ना ध्यान रखना है इससे कंपेयर करना है, तो सैलरी कम या सैलरी ज्यादा,
तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, ये जो टेबल 1 बोल रहे हैं ना सैलरी कम में, सैलरी ज्यादा में टेबल 1 है, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, सॉरी सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। तो इनकम फ्रॉम सैलरी ज्यादा आ रही है तो कौन सा टेबल लगेगा बोले? टेबल 2। चलें जी टेबल 2 में टैक्स लगवाएं। टैक्स 6,20,000 रुपए, 6,20,000 सीरियल 1 में गिर रहा है, सीरियल 2 में गिर रहा है या बुरे तरीके से गिर रहा है? अच्छे तरीके से गिराएं। 6,20,000, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख जी, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख बताएं। 5% ऑफ 20,000, कौन सा टैक्स निकल आया? नॉर्मल। अब कौन सा रह गया? इनकम फ्रॉम गोल्डन हैंडशेक वाला, कौन सा? सेपरेट ब्लॉक, वो वाला टैक्स रह गया। अभी सब्र करें, पहले वो वाला टैक्स मुझे निकालने दें, फिर नोट कीजिएगा। अब टैक्स हमने किस पे निकालना है? इनकम फ्रॉम जो सैलरी में गोल्डन हैंडशेक है उस पे। अब सेपरेट ब्लॉक इनकम के लिए क्या अवेलेबल होना चाहिए? सेपरेट रेट अवेलेबल होना चाहिए। कौन बोला? वेल डन, बोलते रहा करो जी। तो इसके लिए क्या अवेलेबल होना चाहिए? सेपरेट रेट अवेलेबल होना चाहिए। तो सेपरेट रेट के लिए हम आए पेज 89 पे, और पेज 89 पे हमने आंखें फाड़ फाड़ के 0.6 पढ़ा। वली भाई इधर क्यों देख रहे हो? 0.6 पढ़ा। 0.6 में लिखा हुआ है एन एम्प्लॉई, हमारे वाला अजर समझ लें, एन एम्प्लॉई हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन टर्मिनेशन ऑफ इंक्लूडिंग कंपनसेशन और रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गोल्डन हैंडशेक में, अगर चाहे, अगर एम्प्लॉई चाहे, मे बाय नोटिस टू कमिश्नर है, मे बाय एप्लीकेशन टू कमिश्नर। नोटिस का मतलब होता है सिर्फ बताए, एप्लीकेशन का मतलब होता है इजाजत मांगे। मे बाय नोटिस टू कमिश्नर, कमिश्नर को बता के चूज करे, चूज किया जाता है ना, जैसे चूज करे, इलेक्ट, चूज द अमाउंट टू बी टैक्स्ड एट फॉलोइंग रेट। रेट क्या होगा? ए ओवर वेयर ए इज द टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉई ऑन द एम्प्लॉइज टैक्सेबल इनकम फॉर 3 पिछला साल, एंड बी इज द एम्प्लॉइज टैक्सेबल इनकम फॉर 3 पिछला साल। तो ए ओवर बी परसेंटेज। मुझे बताएं हमारा साल कौन से? 2011। पिछले कितने सालों का डाटा दिया हुआ है? 4 सालों का ले लें, अच्छी एवरेज आ जाएगी। लॉ को फॉलो करना है या अपनी मर्जी चलानी है? तो लॉ को फॉलो करें तो फिर जाना पड़ा करें। पिछले 3 साल कौन कौन से? 10, 9 और 7 के साल को 7 वाले की किताब से मिटा दें। कितने सालों की एवरेज लेनी है? 3 सालों की। 3 सालों का टैक्स ऊपर रखना है और 3 सालों की टैक्सेबल इनकम नीचे रखनी है। जो जवाब आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि जवाब किस में कन्वर्ट हो जाए? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैंने दूसरी क्लास में करके रखा हुआ है। 3 सालों का टैक्स 48, 24, 36, 3 सालों का टैक्स ऊपर रखा। 3 सालों की इनकम 1,800, 900 और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो पिछले 3 सालों का एवरेज रेट क्या आ गया? 4%। असल में मसला ये है कि कोई बंदा मुझे ऐसा नजर आ जाए कल ना आया हो तो पढ़ाने को आगे फिर दिल नहीं चाह रहा होता। दिल चाह रहा होता सारे काम छोड़ के उसकी क्लास लें। अजीब लोग हैं वैसे। जारी रखो। अभी वाली जनरेशन का ये हाल है तो आने वाली सीधा होके बैठ। तो टैक्स निकालो ना बल्कि फ्रॉम गोल्डन हैंडशेक पे। कल किधर थे? आए थे? टैक्स निकालो गोल्डन हैंडशेक पे, टैक्स निकालो ना गोल्डन हैंडशेक पे। 9.5 लाख को पकड़ो, टोटल करें, टोटल करें जल्दी। जी, नो व्हाट वी आर सपोज टू डू। इस पिछले 3 सालों का एवरेज रेट निकल आया। ये किस पे लगाना है? गोल्डन हैंडशेक पे। गोल्डन हैंडशेक कितनी अमाउंट है? 9.5 लाख, 9.5 लाख, 9.5 लाख, 9,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%। जी 30। ये रेट पेपर में कैसे निकला करेगा? पिछले 3 सालों का ऐसे, पिछले 3 सालों का टैक्स ऊपर रखेंगे, पिछले 3 सालों की इनकम नीचे रखेंगे और ऊपर खुद बैठ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो टोटल कितना आ गया? 39,000। आप क्या पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करेंगे?
आप क्या पसंद करेंगे? मैं पूछ रहा हूं आप क्या पसंद करेंगे? जल्दी बताएं, आप क्या पसंद करेंगे? आप क्या पसंद करेंगे? 39 देना पसंद करेंगे शहबाज शरीफ को या 67 देना पसंद करेंगे शहबाज शरीफ को? कुछ भी नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। 39 देना पसंद करेंगे या 67 देना पसंद करेंगे? तो बता दीजिए, गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ट्रीट करना मुनासिब लग रहा है आपको या गोल्डन हैंडशेक को नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना मुनासिब लग रहा है? तो विच ऑप्शन इज फिजिबल? सो सेकंड ऑप्शन इज फिजिबल, जिसमें हमने गोल्डन हैंडशेक को क्या ट्रीट किया है? जिस तरह किताब में सोल्यूशन दिया हुआ है उससे बेहतर व्हाइट बोर्ड पे सोल्यूशन है, तो व्हाइट बोर्ड को साथ ले जाइएगा जाते हुए। नहीं, ओके। तो इसलिए बेहतर है कि गोल्डन हैंडशेक पे कितने सालों का एवरेज रेट लगा दें? 3 सालों का। वाहिद, आगे आप पूरा करें। जुमा जुमा, हाँ हाथ हो गया। जी जी, हाइब्रिड क्लास में भी कोई पूरा कर सकता है। हाथ खड़ा कर दें, माइक पकड़ाएं, इनको माइक पकड़ाएं। वाहिद 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 जाहिद वाहिद 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 मुज़क्कर वाहिद 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 anyone in both classes. The online people may come outside of class. then वाहिद 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 क्या? वाहिद सेपरेट ब्लॉक इनकम है जिसमें ऑप्शन अवेलेबल है। वाहिद सेपरेट ब्लॉक इनकम ऐसी है जिसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि या नॉर्मल में डाल दो या सेपरेट में डाल दो। सिक्योरिटीज में ऐसा नहीं था। सिक्योरिटीज में आपको पता है रेट ही लग दिए हुए थे, उसमें ये ऑप्शन नहीं होती थी कि या नॉर्मल में डाल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो या सेपरेट में डाल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, फिर देख लो कौन सा बेहतर आता है। उधर ऐसा नहीं था। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको याद आ रहा होगा कैपिटल गेन के चैप्टर में, वो ऑप्शन नहीं थी कि आपने घर बेच दिया तो या सेपरेट ब्लॉक में डालो या नॉर्मल में डालो, वहां आपने डालना ही सेपरेट ब्लॉक में था। ये वाहिद सेपरेट ब्लॉक इनकम है। आप तो बोल रहे हैं जिसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, या इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर लो या इसको सेपरेट ब्लॉक बना लो। मैंने कोई नाम देना था लेकिन अब आप लोग ने बोला ही नहीं, अब ये ना कहेगा मैं सोच रहा था। तो ये वाहिद क्या है? अच्छा, कुछ को भी समझ नहीं आया उनको उनके बारे में छोड़ दें, लेट देम रिलैक्स। ये वाहिद सेपरेट ब्लॉक इनकम है जिसमें 2 तरीके से टैक्स निकल सकता है, या सेपरेट ब्लॉक। आपकी मर्जी है जैसे मर्जी टैक्स दें, लेकिन ऑब्वियसली टैक्स पेयर दोनों में से बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएगा जिसमें कम टैक्स देना पड़े। तो सॉल्व करते हुए हम लोअर ऑफ करके लिखेंगे या फिर इस तरह? बस सॉल्व करके इसी तरह ऑप्शन 2 इज फिजिबल, ही विल पे 38,000। करेंगे दोनों से। जी, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ ले। सारे शर्मीले इस क्लास में इकट्ठे हो गए हैं। ओके, पढ़ें जी। एन एम्प्लॉई, ट्राई करें जरा बोलने की। क्या हो गया है? अच्छा, एन एम्प्लॉई हु हैज रिसीव्ड एन अमाउंट, नौकरी से निकाले जाने पर, नौकरी छीने जाने पर या छीने जाने पर और पैसे मिलने पर में अगर चाहे, में अगर चाहे, किसको बता के? अबू को बता के, कमिश्नर को बता के, अबू को कमिश्नर को बता के, में बाय बताइंग टू कमिश्नर, चूज 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 चूज, किसको चूज करने लगे? शहबाज शरीफ को, इमरान खान को? चूज 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 द अमाउंट टू बी टैक्स्ड एट द फॉलोइंग। अगर दिल चाहे तो सेपरेट ब्लॉक की तरफ चला जाए। ये आपने कब तक कमिश्नर को बताना है? क़यामत से पहले कमिश्नर को बता देंगे तो बेनिफिट मिल जाएगा। 50 साल बाद कमिश्नर को बता दें मेरा ये दिल चाह रहा था। The above option can be exercised by the due date for furnishing return of income। तो ये भाईजान मैंने आपको बताया हुआ है। हमारा साल कौन सा है? 30/11, यानी टैक्स ईयर कौन सा है? 2011। सुबह वाली क्लास में मैंने एक अंग्रेजी लिखी थी जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। हमारे साल की रिटर्न कब जमा करानी होती है? 30 सितंबर 11 को।
30 सितंबर 11 इज द लास्ट डेट बाय विच यू विल नोटिफाई दैट आई वांट गोल्डन हैंडशेक टू बी टैक्स्ड एज, कि मेरा दिल चाह रहा है कि गोल्डन हैंडशेक को क्या ट्रीट कर लूं, सेपरेट ब्लॉक। मैं आ जाता हूं नोट करने के लिए, फिर आप कहेंगे मेरे बैग तक आ गए। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी भाई। H2O डालो। ऑनलाइन वाले कहते हैं कि पानी का घूंट हलक में जाने तक की आवाज आती है। अब क्या करूं, मैं माइक उतार तो नहीं सकता। ओके ओके का मतलब होता है जल्दी नोट कर लें। आप समझते हैं, आगे पढ़ने लगे हम। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं ताकि जरा अच्छे तरीके से नजर आ जाए। 5 सितंबर 11 इज द लास्ट डेट बाय विच यू विल बता कमिश्नर डेट कमिश्नर गाय आई वांट गोल्डन हैंडशेक टू बी टैक्स्ड एट पिछले 3 सालों का एवरेज रेट। अगर आपने 30 सितंबर 2011 के बाद जाके कमिश्नर को बताया तो कमिश्नर कहेगा भागो भाईजान, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा मिन्नतें की तो कमिश्नर में अलाउ लॉन्गर टाइम, फिर कमिश्नर हो सकता है आपको 30 सितंबर के बाद भी ये कहने की इजाजत दे। बेकल से टाइम पे आने, वरना वो मैं फिर आपके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। डन हो गया यार, खीर होगी। 9:14 पे पहुंचे हो आप। ओके अच्छा, इधर आए। अगर 3 सालों में किसी एक साल लॉस होता, मिसाल के तौर पे ये 8 लाख नहीं है बल्कि उल्टा 8 लाख है, यानी नेगेटिव 8 लाख है, तो फिर इसका टैक्स कितना होता? 0। लॉस पे टैक्स देते हैं हुकूमत को? नहीं। फिर आप ऐसा कीजिएगा पेपर में कि 2 सालों की एवरेज ले लीजिएगा, फिर 8 लाख को इग्नोर कर दीजिएगा, 2 सालों की एवरेज ले लीजिएगा। इफ देयर इज अ लॉस से का मतलब क्या होता है? कहो, assume if there is a loss in any one of the 3 preceding years then we will take the average of remaining। अगर किसी एक साल लॉस आ जाए तो फिर 3 सालों की एवरेज लें या 2 सालों की एवरेज लें? 2 सालों की एवरेज लें। अबू बकर उसको एसी का बता दिया था आपने? ठीक है, उससे पूछ के मुझे बताना कब लगेगा। ओके नेक्स्ट, पेज 90। बस आ गई लेने के लिए? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप घर वालों को बता के आ गए हैं कि अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक ही दफ़ा सितंबर में। तो बड़ी ईद पे अगर मिलना हुआ तो आप मेरे से मिलने आ जाइएगा बकरे की रान लेके। बताएं, बताओ यार, हद होगी। 3-4 महीने जान मार लो। देखो वालिदैन के कहने पे आपने मैट्रिक में भी तो ऐसा किया था ना, बेटा मैट्रिक कर लो आगे मजे हैं। मेरे कहने पे 3-4 महीने जान मार लो आगे मजे हैं जी। भरोसा उठ गया। ऐसी बात लग रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 3-4 महीने जान मार लें आगे तो मजे हैं। अच्छा तो ऐसी हरकतें ना करना, अगली बार कहना पड़े। अच्छा 2010 बैठे रहो अब्दुलरहमान, उठ के नहीं जाना, बैठे रहो। तो 2010 में आपने 12 महीने नौकरी की, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको 10 लाख रुपए तनख्वाह दी क्योंकि एम्प्लॉयर के पास पैसे नहीं थे। 2011 के अंदर आपने 12 महीने नौकरी की, एम्प्लॉयर ने कहा पुराने 2 लाख भी पकड़ चीते। हने का मैं चीता नहीं हूं, मैं शेर हूं। लाने का मैं भाग रहा हूं फिर। अच्छा, एम्प्लॉयर ने कहा पुराने 2 लाख भी पकड़ जिगर, और इस साल वाले 12 लाख भी पकड़। एम्प्लॉयर ने अपना जिगरा दिखाया और एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए? 14 लाख। इस 14 में पिछले साल वाले कितने हैं और इस साल वाले कितने हैं? 12 लाख। कलम ने क्या पढ़ा था कि जनरल, आप थोड़ा साइड पे तशरीफ ले जाएं। कलम ने क्या पढ़ा था
जनरल रूल क्या है? सैलरी किस बेस पे टैक्स होगी? रिसीव्ड बेस पे। तो बताएं इस साल की इनकम कितनी और इस साल की इनकम 14 लाख। क्या फर्ज करें इस साल का टैक्स 0.9 लाख और इस साल का टैक्स 1.8 लाख। डन। पहले साल की इनकम बताएं, उसका टैक्स, अगले साल की इनकम, उसका टैक्स। नोट करने का इतना टाइम दिया जाएगा कि आप कहेंगे प्लीज आगे पढ़ाएं। अच्छा जी, ये पहला साल हो गया और दूसरा साल हो गया। अगर आपको फील हो कि ये 2 लाख अगले साल गिराए, इधर देख लें, इधर देख लें, समझ लें। अगर आपको फील हो कि ये 2 लाख अगले साल गिरने की वजह से मेरे पे हाई रेट लगा है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा, तो आपके पास एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, आपके पास एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, आपके पास एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, आपके पास एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। वो रिलैक्सेशन क्या है? वो जनरल रूल नहीं है, वो रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन। आपके पास एक रिलैक्सेशन है कि आप रिसीव्ड बेस पे ना जाएं, आप एक्रूवल बेस पे चले जाएं, आप एक्रूवल बेस पे चले जाएं। एक्रूवल बेस क्या होगा कि आपने कमाया कितना 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 12 लाख, जितने महीने आपने नौकरी की, और इस साल भी आपने कितना कमाया 12 लाख। आ जाके तो वही 24 लाख आपने कमाया, 12 जमा 12 24, 14 जमा 10 24। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जब आपकी इनकम गिरी तो आपका टैक्स रेट कम हो जाता है। तो आपका इधर टैक्स बन रहा है मिसाल के तौर पे 1.2 लाख, इधर टैक्स बन रहा है आपका 1.2 लाख, लेकिन ये एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है। यानी किस बेस पे आप अकाउंटिंग करना पसंद करें? एक्रूवल बेस पे, कैश बेस पे? एक्रूवल बेस पे। बाद में किया मैंने, कैश बेस पे पहले किया। मुझे बता दें इस सूरत में आपका टोटल टैक्स कितना बना? मैं बता देता हूं ना बताया करें। इस सूरत में आपका टोटल टैक्स कितना बना? क्या ऑप्शन करेंगे? क्या ऑप्शन करेंगे? ये ऑप्शन करेंगे, ये ऑप्शन करेंगे, वो ऑप्शन करेंगे, ये ऑप्शन करेंगे, वो ऑप्शन करेंगे, ये ऑप्शन करेंगे, वो ये ऑप्शन करेंगे। कितना से ऑप्शन करेंगे? 2.4 लाख। जल्दी से 7 वाले रजिस्टर पे नोट कर लें। अब्दुल मैं आपका रजिस्टर चेक करने आ रहा हूं। भाई नहीं क्लास है, नींद आ रही है आपको, नींद आ रही है। ना सेकंड लास्ट रो, हाइब्रिड क्लास नो। आईएनसी से क्या मुराद है? आईएनसी से क्या मुराद है जो लिखा हुआ है? बताओ, ये हद होगी। तू बता। आईएनसी से क्या मुराद है? आईएनसी से क्या मुराद है? इनकम। हद होगी यार, तो समझे ना। अहमद व्हाट आर यू स्माइलिंग एट? खुला करके नोट करना, 1011 तो छोटा करके नोट करे। जी 9 पे क्यों नहीं आए? अब 9 पे क्यों नहीं आए? जान चली जाएगी लेट नहीं होगा। बोलो जान चली जाएगी लेट नहीं होगा। जान चली जाएगी मगर लेट नहीं होगा। जी अब्दुल रहमान क्या कह रहे हो? जान जाने के लिए तो लेट हो जाऊंगा। हाँ फिर तो बाय डिफॉल्ट लेट हो जाऊंगा। जल्दी खड़े हो जाओ, कल वाला सुनाओ। खड़े हो जाओ। डिफाइन एम्प्लॉयमेंट, हाथ ऐसे आगे रखो। डिफाइन एम्प्लॉयमेंट, हाथ आगे ऐसे रखो। चलो मैं देख रहा हूँ कितनी जोर से लगता है। एक बार पढ़ लो, चलो बैठो। डिफाइन एम्प्लॉय, बोल दे नौकर। डिफाइन एम्प्लॉयर, इंगेज कर लिया मैं तेनू, तू मेरा एम्प्लॉय। रिम्यूनरेट ना करा, अंदर आएगा। एंड रिम्यूनरेट, ट्राई करो बोलने। एंड रिम्यूनरेट, बोलो। एम्प्लॉयमेंट। माशाल्लाह पेज खोल लिए। भैया सैलरी का चैप्टर क्या नियत किया? 7 याद करना है। सैलरी का चैप्टर आपने भी नियत किया 7 याद करना है। आपने क्या नियत किया सैलरी के चैप्टर में? 7 याद करना है। एम्प्लॉयमेंट सुनाओ, पढ़ लो एक बार। जी पे वेजेस बोनस, हाथ आगे करो। पे वेजेस बोनस, कमीशन, एब्सेंट था सर, ओवर टाइम सर। पे वेजेस बोनस, तुम तो कहा मैं कल आया हूं। हाथ आगे कर। पे वेजेस, हाथ नजर आ रहा है इसका?
हाथ नजर आ रहा है इसका? कहीं ऑनलाइन वाले ना समझ रहे हैं उसको मारूं मैं। पे, वेजेस, कमीशन, बोनस, ओवरटाइम भी आ सकते हैं, लीव पे, छुट्टी पे, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, आगे ग्रेजुटी, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट। कैमरे की तरफ मुस्कुरा के देख दें, मुस्कुराने वाली बात ही यार। अच्छा जी, आगे पढ़ें। हाँ जी, क्या पसंद करेंगे? चाय। वालिदैन को ले आए, वो चाय पिलाई जाएगी, साथ आपको बिठाया जाएगा। सरताज दूल्हा। अच्छा जी, बताएं 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 जल्दी, क्या पसंद करेंगे? रिसीव्ड बेस पे जनरल रूल लगा के टैक्स करना या रिलैक्सेशन अवेल करना? रिलैक्सेशन हमेशा बना करेगी या कभी कभी बना करेगी? हो सकता है कभी रिलैक्सेशन ना बने। अगर ये 2.8 आ जाता तो ये रिलैक्सेशन तो नहीं थी, ये तो जान लेने के बराबर था। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसको मैं रिलैक्सेशन भी कह सकता हूं, एक ऑप्शन भी कह सकता हूं, रिलैक्सेशन स्लैश ऑप्शन। लेकिन जनरल रूल क्या है? सैलरी किस बेस पे टैक्स हुआ करेगी? रिसीव बेस। रिलैक्सेशन क्या है? एक्रूअल बेस। लेकिन रिलैक्सेशन तभी होगी जब ये टैक्स क्या आया करेगा? कम आएगा। अच्छा जी जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप 2010 में कितना टैक्स पे करके आए हैं? भाई 2010 में तो आपको नहीं पता था ना, 11 में वो पुराना मिलना भी है या नहीं मिलना, या 2010 में तो आप याद रखिएगा आपने ये वाली कैलकुलेशन की होगी ना, जनरल रूल वाली। मेरा ये सवाल है 2010 में कितना टैक्स पे करके आए हैं? 2010 में कितना टैक्स पे करके आए हैं? 11 में कितना पे करेंगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं 1.3, जिनके लिए मैं एमएडी नहीं बोलूंगा, वो बच्चे कह रहे हैं 1.8 पे करेंगे। अगर 0.9 और 1.8 पे करने तो 2.7 ही पे करने, तो सुबह के हम झक मारे हैं। अब जो 2x पे सुन रहे हो क्या समझ आनी है? जी जी जी, बोले 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 बोले, जो 2x पे सुन रहे हो क्या समझ आनी है? अच्छा बोले 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 बोले, 0.9 जमा 1.8, दीवाने हो मस्ताने हो। 1.5, 2010 में कितना टैक्स पे करेंगे? बोले 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 0.9, क्योंकि 2010 में हम तो जनरल रूल लगाएंगे, हमें नहीं पता होगा अगले साल हमारे साथ क्या होना है, हमारे बड़ों को नहीं पता अगले साल हमारे साथ क्या होना है, तो हमें क्या पता अगले साल हमारे साथ क्या होना है। तो लेकिन 2011 में कितना टैक्स पे करेंगे? बनता कितना है? 2.4। कितने सालों का? उसमें से कितना दे दिया? कितना बचा? 1.5 पे करेंगे। ये 1.5 कहां नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा, ये मुझे निकालना पड़ा है। कोई पल्ले पड़ा है? एक साल, पहले साल कितना दे आए? 2 सालों का कितना देना पसंद कर रहे हैं? तो 2.4 में से अगर 1.9 माइनस कर दें तो क्या बचेगा? तो अब बता दें कितना टैक्स पे करके आऊंगा मैं 2011 में? 1.5। इसी तरह तो मैं रिलैक्सेशन अवेल करूंगा। गाइस यू आर हियर? ओके। शायद कि तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक। हो गया जी, डन। आगे चलें, बैठे बैठे आगे चलें। पता चल गया कहां खड़े हैं हम? ये देख लें, देख 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 देख। ये कौन सी तारीख है? और ये कौन सी है? 30 में क्या? बाय 30 सितंबर 11 आए, या जो भी है, वी विल नोटिफाई कमिश्नर, जिसको हम प्यार से कॉमी कहते हैं, वी विल नोटिफाई कॉमी दैट वी वांट गोल्डन एनर्जी कहां से आ गया? खुदा के लिए को खुदा का खौफ किया करो यार, क्या करके आते हो? वी वांट सैलरी टू बी taxed in the year in which it is earned. We want the salary to be taxed in the year in which it is earned, or in the year in which it is received. In the year in which it is earned, or in the year in which it is received. What is the year in which it is received? 11. बैठो बैठो बैठो। What is the year in which it is earned? ऊपर देखें, what is the year in which it is received? What is the year in which it is earned? Getting the point? Indulge हो जाए इसमें। What is the year in which it is received? What is the year in which it is earned?
So I want it to be taxed in the year in which it is. Note it down. देखिए साथ वाला सही जगह नोट करें, दूसरे साल के आगे जगह नहीं छोड़ी उसने, नोट कहाँ करना है। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। ना 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 उधर ना देख, उधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देख, लिख 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 लिख। सेकंड रो फर्स्ट बॉय, या यू हैव यू नोटेड इट डाउन? ओके टीए प्लीज चेक इट आउट। टीए भाई, बाजवा भाई, कम ऑन सेकंड रो, check it out. The guy sitting at first number, has he noted it down? Okay, give him a thapki, give him a thapki, come back on shoulder, well done. Okay, have a seat, have a complete bench. चलें 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 चलें, पढ़े 0.7 हंसते खेलते आया करें, हंसते खेलते चले जाया करें और घर जाके सीरियस होकर पढ़ा करें। क्या चीज नोट करने? बस भाई खत्म करें, पैसे पूरे हो गए। चलें 0.7, वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन, वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर से क्या मतलब है? बकाया जात मिले, बकाया जात मिले। बिजली के बिल पे कभी एरियर लगे हुए नजर आ जाए तो इसका मतलब पाजन तो सिर्फ पिछले महीने तक बिल नहीं पूरा देता। तो ये एरियर का क्या मतलब होता है कि पिछले साल के 2 लाख अभी तक आपने इस पे टैक्स हमें नहीं दिया था। वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर, कितना एरियर में मिल रहा है? 2 लाख। वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन, और इसकी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से एम्प्लॉयज इनकम इज चार्ज एट हाई रेट, एम्प्लॉयज इनकम इज चार्ज एट, इतना हाई रेट हो गया कि इसकी टैक्स 1.8 लाख पे पहुंच गया। ये 2 लाख इधर आया तो ये बढ़ा ना, अगर ये 2 लाख प्लस तुमड़ा इधर ना आता तो ये 1.8 लाख नहीं बढ़ना था, नहीं बढ़ना था। तो वेयर एन एम्प्लॉय, वेयर सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयज इनकम इज चार्ज एट हाई रेट एज कंपेयर टू द रेट दैट वाज लगता अगर सैलरी उसको दे दी जाती उस साल जिस साल उसने कमाई थी। अगर वो चाहे तो कमिश्नर को बताए और चूज कर ले वो चूजा, यानी वो रेट जो लगता जब सैलरी कमाई थी। कौन सा रेट चूज कर ले? जब सैलरी कमाई थी। कमाई कब थी? मिली कब? कमाई कब? 10, मिली कब? वेयर एनी सैलरी इज पेड टू एन एम्प्लॉय इन एरियर, कितने एरियर में मिले? और उसकी वजह से बेचारा एम्प्लॉय इज चार्ज एट एज कंपेयर टू द रेट जो लगता अगर सैलरी उसको दे दी जाती उस साल जिस साल से वो रिलेट, यानी कि जिस साल उसने वो सर्विस दी थी। सर्विस तो किस साल दी थी? सैलरी किस साल मिली? ही में। अगर वो चाहे किसको बताए? कमिश्नर को बताए और चूज कर ले द रेट इन द ईयर इन विच ही, किस साल का रेट चूज कर ले जिस साल उसने सैलरी कमाई है। और कमाई कब है? हमने एक रूल बेस्ड लफ्ज लिखा है, उसने एक रूल की जगह क्या लफ्ज लिखा है? अर्न। एरियर में पैसे मिले हैं पिछले साल वाले, लेकिन अर्न कब किए हैं? 2010 में। तो उसने एक रूल की जगह क्या लफ्ज लिखा है? अर्न। ठीक है भाई वाले भाई, ओके गुड, वेल डन, कीप इट अप। अच्छा जी, आखिरी लाइन पढ़ें। द अबव ऑप्शन कैन बी बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। क्या मतलब बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम? ये आपने कब तक कमिश्नर को बताना है कि मेरे साथ ये हो गया है और अब मैं ये चाहता हूं? बाय 30 सितंबर 2011 यू विल नोटिफाई द कमिश्नर। आपने कमिश्नर को बताना है कि भाईजान, और अगर 28 सितंबर को भी बता दिया तो ठीक है। अगर 2 अक्टूबर को जाके आप कमिश्नर को, एक भाई रजिस्टर रख रहे हैं बैग में, तो बाय 30 सितंबर 2011, 30 सितंबर 11 तक उसने बताना है, यार कमर बाद में सीधी करी, 30 सितंबर 2011 तक उसने बताना है कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे आप सैलरी पे टैक्स लगाने दें जिस साल मैंने क्या की थी? अर्न की थी या रिसीव की थी? अर्न की थी। ओके, इसमें एक एडजस्टमेंट कर लें अगली, 0.3 पेज नंबर 128, 0.3 एक एडजस्टमेंट कर लें, इस न्यूमेरिकल को साथ साथ फारक करें। पढ़ें जी।
पे नंबर 128 वाला न्यूमेरिकल है ना। फ्रेश फ्रेश बैठा करें, आंखें खोल के, नींद पूरी करके आए हैं। अ स्पेशल अलाउंस ऑफ 50,000 वॉज पेड, एम्प्लॉयर ने उसको स्पेशल अलाउंस दिया 50,000 का। अलाउंस क्या होता है? अलाउंस लगा बंधा कैश। लगा बंधा कैश का क्या मतलब होता है? ये पैसे देने के बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता नहीं तेरा खर्चा कितना हुआ। एक स्पेशल अलाउंस दिया उसको सिर्फ दफ्तर के काम के लिए। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसने कोई लेने जाना था, सियालकोट में, मुरीद के में, गुजरांवाला में या फ्रांस में, तो उसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने जाना था, उसके लिए एम्प्लॉयर ने उसको 50,000 रुपए दिए। और उसका एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा था अलाउंस देने के बाद एक्चुअल खर्चा पूछा नहीं जाता, इसलिए इसको साथ वाले की किताब पे काट दें, आवाज आनी चाहिए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर वॉज 40,000। अलाउंस के केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस देने के बाद वो ये नहीं पूछता तुम्हारा खर्चा कितना हुआ। अगला सवाल ये है कि अलाउंस है किस लिए? अलाउंस उसके घर लेके जाने के लिए या दफ्तर के काम के लिए? तो भाई ये देखें अलाउंस पेज 86 पे एक्सक्लूड कर देना है वो अलाउंस जो दफ्तर के काम के लिए है। देखें एम्प्लॉय की जात को फायदा ही नहीं हो रहा इससे, तो फिर एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड होगा या ट्रेनिंग पर्पस के लिए वो खर्च हो गया? तो एम्प्लॉय की जात को तो फायदा नहीं होगा। तो आप बताएं स्पेशल अलाउंस कितना ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे। तो अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी लिख के आगे 0 लिखना है। अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी 40,000 क्यों इग्नोर किया? अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर खर्चा नहीं पूछता। फिर पीछे बचा क्या? 50,000 को या पूरा इनकम में डालना है या 0 डालना है। कितना डाला जाए? कल बात हुई थी, उनको तंग किया जा रहा, जो नहीं आए थे कल बात हुई थी। 50,000 को कितना इनकम में डाला जाए, पूरा या 0? अगर तो अलाउंस ये घर लेके चला गया किसी घर के काम के लिए, वो तो फिर इनकम में ऐड होगा। लेकिन अलाउंस किसके लिए है? दफ्तर के काम के लिए। तो फिर इसका मतलब है ये अलाउंस ऐड होगा नहीं होगा? नहीं होगा। एक मिनट, तो इससे अगला पॉइंट आपने खुद करके लाना है न्यूमेरिकल का। हाईएस्ट मार्क्स बता दो कितने हैं अब्दुल्ला? इधर लाओ। टेस्ट कौन सा है? टेस्ट 2। हाईएस्ट मार्क्स बताओ। 17.7। ठीक है जी, क्लास ओवर।